आप सभी का स्वागत है विद्यापीठ के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे तिथि अंकन और उसके पश्चात देखेंगे काल विभाजन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत में कौन कौन से राज्य उपस्थित थे, ये देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं तिथि अंकन से। इससे पहले देखते हैं इतिहास की अवधारणा समझ। इसमें है इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। और इतिहास लेखन की मुख्यतः 5 शैली हैं, जिसमें पहली शैली है इतिहास लेखन की शैली। जिसमें पहली है राष्ट्रवादी शैली। दूसरी है इसमें अति राष्ट्रवादी शैली। अगली है मुस्लिम शैली। पाश्चात्य शैली। इससे अगली है वामपंथी शैली। इतिहास लेखन की मुख्यतः 5 शैली हैं, जिसमें पहली शैली है राष्ट्रवादी शैली। दूसरी है अति राष्ट्रवादी शैली, फिर मुस्लिम शैली, पाश्चात्य शैली, वामपंथी शैली। इसमें राष्ट्रवादी शैली का जो इतिहास होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। अति राष्ट्रवादी शैली को मान सकते हैं आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित। और मुस्लिम शैली, इसमें जो मुस्लिम इतिहास है उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पाश्चात्य शैली के अंतर्गत जो यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास लिखा है वो आता है। और वामपंथी शैली या मार्क्सवादी शैली। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे काल विभाजन। उपकरण के आधार पर भारतीय इतिहास का काल विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, जिसमें पहला है पाषाण काल, दूसरा धातु काल, तीसरा लौह काल। पाषाण काल, धातु काल, लौह काल। पाषाण काल के अंतर्गत आता है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पत्थर के बने औजार, धातु काल के अंतर्गत
तांबा, कांसा, और ये काल है हड़प्पा काल। नेक्स्ट लौह काल के अंतर्गत जिसमें लोहे का प्रयोग किया गया। उपकरण के आधार पर जो काल विभाजन किया था वो किया था सीजे थॉमसन ने। सीजे थॉमसन। उपकरण के आधार पर काल विभाजन में पहला है पाषाण काल, दूसरा है धातु काल, तीसरा है लौह काल। अब देखते हैं इससे अगला, लिपि के आधार पर काल विभाजन। लिपि के आधार पर देखते हैं जिसमें पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। इसमें पहला है प्राक-ऐतिहासिक, दूसरा आद्य-ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्राक-ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है जिसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव हो, इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव है और इसका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं पत्थर के बने औजार, अगला जीवाश्म इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं आध्यात्मिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ा नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट वैदिक काल इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत निम्न काल आते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल।
और एक विश्व इतिहास। लिपि के आधार पर काल विभाजन तीन प्रकार से किया गया। पहला इसमें प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हड़प्पा सभ्यताओं में गुफाओं के अंतर्गत जो लेख मिले हैं, और वैदिक काल में, और इससे अगला है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास का जो सांप्रदायिक काल विभाजन किया था वो किया था जेम्स मिल ने। ये एक ब्रिटिश विद्वान था जो कभी भारत नहीं आया। इसने भारतीय इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया। इसमें पहला था हिंदू काल, दूसरा था मुस्लिम काल, तीसरा था ब्रिटिश काल या अंग्रेजी काल। देखते हैं। हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। ये जो थी भारतीय इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या थी। हिंदू काल, उसने हिंदू काल का विभाजन इस आधार पर किया कि प्राचीन काल में अधिकांश जो राजवंश थे भारत में वो हिंदू शासक थे। मुस्लिम काल, उसने मध्यकाल को मुस्लिम काल में विभाजित किया लेकिन ऐसा नहीं था। मुस्लिम काल के टाइम पर भारत में राजपूत शासक थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान। ब्रिटिश काल के अंतर्गत भी भारत में भारतीय राज्य उपस्थित थे, मराठा, मुगल साम्राज्य। ये जो व्याख्या की थी ये की थी जेम्स मिल ने। ये एक सांप्रदायिक व्याख्या थी। इसे रद्द कर दिया गया, इसकी मान्यता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक काल विभाजन। आधुनिक काल विभाजन में भारतीय इतिहास को तीन कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। एक एक करके देखते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल, प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड है वो है प्रारंभ से 750 या 800 ईस्वी। मध्यकाल का टाइम पीरियड
712 से 1707। इसको भी दो कालों में बांटा गया है। उत्तर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल का टाइम पीरियड है 1707 से 1947 तक। उसके पश्चात नेहरू युग, इत्यादि। आधुनिक भारत का जो काल विभाजन है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का टाइम पीरियड है प्रारंभ से, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से 750 से 800 ईस्वी तक। मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है 712 से 1707। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला है पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल का टाइम पीरियड है 1707 से 1947, उसके बाद नेहरू युग। और इसमें भी इसका काल विभाजन और है। इसमें दो सल्तनत थी, पहला था दिल्ली सल्तनत। दूसरा था मुगल सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसका जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1526। 1526 से लेके 1707 ईस्वी, ये है मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी बाबर ने। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। इसका अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं तिथि अंकन। तिथि अंक भारतीय इतिहास में जो तिथि अंकन होता है वो कैसा होता है, इसमें जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के पश्चात को ईस्वी में काउंट करते हैं। देखते हैं क्या है इसका मानक। यह है 0। ये सब मान लो ईसा मसीह का जन्म का समय, जन्म समय। जो इधर का जो काउंट होगा वो होगा ईस्वी में। और ये इधर का ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में आएगा हड़प्पा की सभ्यता। ईसा पूर्व, इसके अंतर्गत आ जाएगा वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1500 से 600।
ईसा पूर्व और ईसवी सन में जैसे 1947, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, तो जो हम तिथि का निर्धारण करते हैं वो करते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को कहते हैं ईसा पूर्व। और जो प्राचीन घटना होगी उसकी तिथि अधिक होगी नवीन घटना की अपेक्षा। जैसे 2350 ईसा पूर्व, और जो नवीन घटना है उसका 1947, ये ईसवी सन में काउंट की जाएगी। अगला देखते हैं। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और ये मुगल साम्राज्य औरंगजेब के काल तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसका पतन शुरू हो जाता है। इसे हम मैप पे देखते हैं। मुगल एम्पायर 1526 में जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो ये था। फिर इसे अकबर ने बढ़ाया। अकबर के टाइम पर ये था, अकबर ने इसे और बढ़ा दिया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को ऐड ऑन कर लिया। जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है तो मुगल साम्राज्य के कुछ उत्तराधिकारी राज्य होते हैं। इनमें से था जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। और जब मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ विद्रोह द्वारा स्थापित हो जाते हैं राज्य, जैसे मराठा, सिख, और कुछ जो मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर राज्य थे। जैसे जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है मुगल साम्राज्य के पतन के साथ इसके उत्तराधिकारी राज्य होते हैं, ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। इसमें पहला था बंगाल, हैदराबाद, अवध। विद्रोह द्वारा स्थापित राज्य इसमें था मराठा, सिख, जाट। और जो मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य थे उसमें था मैसूर, त्रावणकोर,
ये वो राज्य थे जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था और मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। जो केंद्रीय सत्ता थी वो बहुराज्य व्यवस्था में बट रही थी। उत्तराधिकारी राज्य थे जिसमें बंगाल था, हैदराबाद था। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर विद्रोह द्वारा स्थापित राज्य थे मराठा, सिख, जाट, और जो परिधि से बाहर के राज्य थे वो था मैसूर और त्रावणकोर। इन्हें मैप पर देखते हैं। यह है मुगल साम्राज्य। यह जाट जो आगरा मथुरा के पास है। यह है बंगाल। यह है अवध। यह मराठा एम्पायर है। यह हैदराबाद है। यह मैसूर है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। अब एक एक करके नहीं देखते हैं। बंगाल का जो संस्थापक था वो था मुर्शीद कुली खां, जो 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बना। बंगाल का दीवान बना और इसने 1717 ईस्वी में क्या किया, सूबेदार का पद भी अपने आप में निहित कर लिया। तो अब ये कहलाने लगा नवाब। ये जो नवाब रहा था ये रहा था 1717 से 1717 से 1727 ईस्वी। उसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी बना शुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर 1739 तक था। ये इसका दामाद था। उसके पश्चात इसका बेटा बना शुजाउद्दीन का। इसका नाम था सरफराज। सरफराज खां, जो 1740 में बना। लेकिन इसके सेनापति अली वर्दी खान ने इसे घेरिया के युद्ध में मार दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात 1740 से लेकर 1756 तक अली वर्दी खान शासक रहता है और ये एक पहला शासक था जिसने मुगल साम्राज्य को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके पश्चात इसका दोहती पुत्र यानी इसके पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला राजा बनता है, जो बक्सर के युद्ध में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं अवध। अवध राज्य का जो संस्थापक था वो था शहादत खां। इसका दूसरा नाम था बुरहान उल मुल्क। इसने से 1722 में अवध राज्य की स्थापना की और 1722 से 1739 तक रहता है। इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी सफदरजंग शासक बनता है, जो 1739 से 56 तक रहता है। सफदरजंग को मोहम्मद शाह ने वजीर की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने वजीर की उपाधि दी। वजीर की उपाधि देने के पश्चात जो अवध के नवाब थे वो वजीर कहलाने लगे। ये शुजाउद्दौला। इसके पश्चात शुजाउद्दौला शासक बना। नेक्स्ट हैदराबाद। हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक था वो था निजामुल मुल्क। ये मोहम्मद शाह के दरबार में वजीर था, जो मोहम्मद शाह की कुछ नीतियों से नाराज होकर हैदराबाद चला जाता है और वह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। 1722 में ये जाता है, 1724 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो थे शिवाजी, और मराठा साम्राज्य को एक अखिल भारतीय साम्राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया मराठाओं ने, पेशवाओं ने। पेशवा जो थे वो राजा के
प्रधानमंत्री की तरह होते थे। मराठा साम्राज्य जो था वो मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर सकता था, लेकिन 1761 में एक लड़ाई हुई जिसे पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मराठाओं की करारी हार हुई। मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव भाऊ थे। भाऊ थे। और जो दूसरी शक्ति थी जिसके साथ युद्ध हुआ वो अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली था। नेक्स्ट देखते हैं सिख राज। सिख पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु नानक देव ने। और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया और जिनकी शहादत जहांगीर ने करा दी। गुरु अर्जुन देव की शहादत के पश्चात गुरु हरगोविंद सिंह ने सिख धर्म का जो सैन्यकरण किया, इन्होंने सैन्यकरण किया। और इसके पश्चात नवे गुरु तेग बहादुर की जो हत्या करा दी थी वो औरंगजेब ने। लाल किला के सामने एक जगह है, चांदनी चौक। वहां पर इन्हीं के नाम से एक शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। और इसके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म की स्थापना जो की थी वो गुरु नानक ने की थी। और पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी थी जहांगीर ने। और उसके पश्चात जो सिख धर्म का सैन्यकरण किया वो गुरु हरगोविंद सिंह ने किया। और उसके पश्चात नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई, इनका शीश कटवा दिया था चांदनी चौक पर, तो इनके नाम से वहां शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। और कुछ और देखते हैं। गुरु नानक ने सिख धर्म के संस्थापक थे जिनका टाइम पीरियड है 1469 से 1539। गुरु अंगद, इनका टाइम पीरियड है 1539 से 1552। इस सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया इन्होंने। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अमरदास, इनका टाइम पीरियड है 1552 से 1574। इन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। और गुरु रामदास ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। तरन तारण तथा करतारपुर नामक इन्होंने शहर बसाया और जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करा दी गई। उसके पश्चात गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने अमृतसर नगर शहर में अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू कौम में बदला।
गुरु हर राय, दारा शिकोह से अच्छे संबंध, शांत एवं एकांती जीवन व्यतीत। गुरु हरकिशन की चेचक के कारण मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की और हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करा दी गई। और इनके 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की। और नेक्स्ट देखते हैं जाट राज्य। जाट जो थे आगरा मथुरा के पास के थे। 1669 और 1686 में गोकुल जाट और राजाराम जाट ने विद्रोह किया, लेकिन इसे मुगल साम्राज्य द्वारा दबा दिया गया। उसके पश्चात चूड़ामन जाट और बदन सिंह जाट, इन दोनों ने जाट राज्य की स्थापना की। लेकिन इसका जो वास्तविक शासक थे जिन्होंने स्थापना की थी वो थे बदन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं मैसूर। मैसूर राज्य जो था वो आड्यार वंश का ही कुछ हिस्सा था और जिसका सेनापति हैदर अली था, जिसने राज्य पर कब्जा कर लिया और मैसूर राज्य की स्थापना की। और इसने फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और आगे चलकर इसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। नेक्स्ट त्रावणकोर, ये केरल के पास है और यहाँ पर कालीकट बंदरगाह था। और मार्तंड वर्मा और राम वर्मा, इन्होंने त्रावणकोर राज्य की स्थापना की। इन्हें डचों को पराजित कर भारत से खदेड़ने का श्रेय दिया जाता है। श्रेय दिया जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जो पढ़ा है इससे रिलेटेड। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ए शुजाउद्दौला, बी अलीवर्दी खां, सी मुर्शिद कुली खां और डी शुजाउद्दीन। शुजाउद्दौला तो था अवध, इसका था मुर्शिद कुली खां। अलीवर्दी खां इसके पश्चात शासक बना। नेक्स्ट बंगाल के किस नवाब ने मुगल साम्राज्य को राजस्व देना बंद किया? पहला अलीवर्दी खां, मोहम्मद शाह, मुर्शिद कुली खां और सिराजुद्दौला। ए अलीवर्दी खां ने मुगल साम्राज्य को राजस्व देना बंद किया। इसने अपने शासक सरफराज की हत्या करके सत्ता पर अधिकार कर लिया। और नेक्स्ट देखते हैं अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? पहला शुजाउद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला। ये तो अवध का था। मुर्शिद कुली खां ये पहला था जिसने बंगाल राज्य की स्थापना की। इसका है डी ऑप्शन राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ए निजाम अल मुल्क, बी सादत खां, सी दारा शिकोह, डी सफदरजंग। इसका राइट आंसर है सादत खां। सफदरजंग इसका नेक्स्ट था। निजाम अल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की और दारा शिकोह ये मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है।
अवध के नवाबों को वजीर की उपाधि किसने दी? अवध के नवाबों को वजीर की उपाधि किसने दी? पहला मोहम्मद शाह, बी औरंगजेब, सी बहादुर शाह और डी फर्रुखसियार। अवध के नवाबों को वजीर की उपाधि जो दी थी वो दी थी मोहम्मद शाह ने। और वो किसे दी थी? सफदरजंग को। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? निजाम अल मुल्क, बी शहादत खां, सी सफदरजंग, डी सिराजुद्दौला। हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक था वो था निजाम उल मुल्क। ये पहले मुगल साम्राज्य में वजीर के पद पर था। मराठा राज्य का संस्थापक कौन था? पहला शिवाजी, दूसरा बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव प्रथम, सी रघुनाथ राव। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे शिवाजी। ये पेशवा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में उपस्थित था? सदाशिवराव भाऊ, नाना साहेब, राघवा और बाजीराव। इसमें थे उपस्थित सदाशिवराव भाऊ। इसका ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में मुगल परिधि से बाहर के राज्य कौन सा था? बंगाल ये मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था। अवध ये भी उत्तराधिकारी राज्य था। हैदराबाद ये भी उत्तराधिकारी राज्य था। मुगल परिधि से बाहर का जो राज्य था वो था त्रावणकोर। नेक्स्ट देखते हैं, सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु रामदास, अर्जुन देव। इसका है ए ऑप्शन राइट, गुरु नानक। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, बी गुरु हरगोविंद सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु रामदास। सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो तो गुरु गोविंद सिंह, और इनके पश्चात गुरु परंपरा का अंत कर दिया गया। इनके पश्चात कोई गुरु नहीं हुआ। उपकरण के आधार पर भारतीय इतिहास का काल विभाजन किसने किया? हेरोडोटस ये इतिहास के जनक कहे जाते हैं। दाराम सानी ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर कनिंगम ये भारतीय पुरातत्व के पिता है। और सीजे थॉमसन। इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सीजे थॉमसन। इसका ऑप्शन है डी, सीजे थॉमसन ने उपकरण के आधार पर काल विभाजन किया था। और अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व के पिता है। नेक्स्ट, जाट राज्य की स्थापना किसने की? बदन सिंह, चूड़ामन, गोकुल जाट और राजाराम जाट। जाट राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे बदन सिंह। गोकुल जाट और राजाराम जाट ने विद्रोह किया, लेकिन जिसे मुगल साम्राज्य द्वारा दबा दिया गया। इसके पश्चात सिख धर्म का सैन्यकरण किसने किया? पांचवें गुरु अर्जुन देव की शहादत के पश्चात गुरु हरगोविंद सिंह ने सिख धर्म का सैन्यकरण किया। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। पांचवें गुरु अर्जुन देव थे जिनकी जहांगीर ने हत्या करा दी। नेक्स्ट देखते हैं, डचों को पराजित कर भारत से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला हैदर अली, बी राम वर्मा, सी निजाम उल मुल्क और डी बदन सिंह जाट। तो राम वर्मा को डचों को पराजित कर भारत से खदेड़ने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक काल विभाजन किसने किया? हेरोडोटस ये इतिहास के जनक हैं। सीजे थॉमसन उन्होंने भारतीय इतिहास को उपकरण के आधार पर बांटा है। और सी जेम्स मिल
इसका सी आंसर ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व के पिता हैं। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के लेखन की कितनी शैली हैं? 5। इसमें पहली शैली है राष्ट्रवादी शैली, दूसरी शैली अति राष्ट्रवादी शैली, तीसरी मुस्लिम, चौथी पाश्चात्य और पांचवी वामपंथी शैली, जिसमें राष्ट्रवादी शैली मान्य है। इसके स्रोत हैं एनसीईआरटी, एनबीटी इत्यादि। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून किसने भेजा? पहला रॉबर्ट क्लाइव, डी कैप्टन विलियम हडसन, सी हेक्टर मुनरो और डी इरविन। कैप्टन विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेजा, जहां इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो पीडीएफ है वो विद्यापीठ गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगा। और कल हम देखेंगे हैदराबाद का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, बक्सर का युद्ध और इनसे रिलेटेड संधि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।